हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का एक चैप्टर है और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें पूरा सामाजिक विज्ञान कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। कोई बच्चा यूपी बोर्ड का अगर वो देखेगा तो एक सीरियल वाइज से वीडियो देखता चला आएगा, उसके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा डीपली यानी पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ रहे थे और उस कारण में जो मुख्य मुख्य कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण। तो हम लोग पहला जो कारण पढ़ रहे थे राजनीतिक कारण में 3 चीजों को पढ़ चुके थे। पहला निरंकुश राजा के विषय में, दूसरा अयोग्य राजा के विषय में, तीसरा मेरी एंतवाएनेत के विषय में। यानी 3 लोगों पे हम लोग राजनीतिक कारण जो थे उस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है इसी राजनीतिक कारण में चौथा बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं राजकीय अर्थव्यवस्था। यानी राजा का अर्थव्यवस्था ऐसा कौन सा कारण बना जिसमें फ्रांस की क्रांति के कारण का एक मुख्य बिंदु ये भी हुआ। देखिए, राजकीय अर्थव्यवस्था में हम लोग समझेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति हुआ था वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि राजा जो लुई 16वां था और उसके पहले लुई 14वां जो था वो लड़ाकू स्वभाव का था, कई देशों से युद्ध किया। लुई 16वां भी अमेरिका की क्रांति में बहुत सारा पैसा जो है खर्च किया, तो इस प्रकार से उसका खजाना खाली हो चुका था। बीच में एंट्री मारती है लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतवाएनेत। यह बहुत खर्चीली राजकुमारी होती है और इसके खर्चा करने की वजह से राजकोष का जो संपत्ति था, जैसे कोई भी राजा होता है तो उसकी जो संपत्ति होती है, एक तो व्यक्तिगत संपत्ति होती है और दूसरा राजकोष होता है जो जनता के लिए खर्च किया जाता है। तो इनमें व्यक्तिगत संपत्ति यानी पर्सनल जो अर्थव्यवस्था था इनका, और राजकोष की जो संपत्ति थी, दोनों बराबर था इनके लिए। चाहे अपने घर के पैसा उड़ाओ, चाहे राजकोष का पैसा उड़ाओ, बस उड़ाना है। वो मेरी एंतवाएनेत भी उड़ा रही थी, लुई 16वां भी उड़ा रहा था, इसके पादरी भी उड़ा रहे थे, इसके सामंत भी उड़ा रहे थे और इनके कुलीन वर्ग के लोग भी उड़ा रहे थे। यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारे भ्रष्ट थे एकदम। तो इनका राजकोष की संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों इनके लिए बराबर था। दूसरा चीज, इन लुई 16वां के समय में लेखा जोखा का अभाव था। यानी राजकोष से कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, राजा ने कितना खर्च किया, किस विभाग में कितना खर्च हुआ, कौन कौन मंत्री ने कितना खर्च किया, कोई लेखा जोखा नहीं। एक समझ लो कि एक खजाना रखा है, लो ये तुम ले जा काम करो, तुम कर। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किसी भी राजा का जब अर्थव्यवस्था खराब होता है तभी वो राजा क्या होता है, दलिद्र होता है। तो ये पूरा दलिद्र हो चुका था कौन, लुई 16वां। इसका राजकोष समाप्त हो चुका था, इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। इसीलिए तो स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई और उस पर टैक्स लादा, और वो भी पादरी वर्ग और सामंत लोगों पे टैक्स कर मुक्त कर दिया और आम जनता पे टैक्स ला दिया, जो क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। तो ये अर्थव्यवस्था इसकी क्या हो चुकी थी, चौपट हो चुकी थी। दूसरा, जब अर्थव्यवस्था चौपट होगा तो राजकोष में घाटा भी होगा। अब इसका राजकोष एकदम घाटे में चल रहा था। बताया जाता है कि 20 अरब लिब्रे तक इसका कर्ज हो चुका था। तो ये राजकोष घाटा में जा रहा था। तो इसने क्या किया कि 2-3 लोगों को, अर्थशास्त्रियों को बैठाया कि आप लोग इसको ठीक ठाक करिए, जिसमें तुर्जो, नेकर, मिराब्यो, ये लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। मंत्री, सामंत, पादरी, ये सब लूटपाट वाले थे। राजा के कान भर के इनको क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, चौपट हो चुकी थी। तो ये राजकीय अर्थव्यवस्था समझ में आ गया, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति का एक कारण ये भी बना। दूसरा, अकर्मण्य शासन तंत्र। अकर्मण्य मीन्स ये होता है कि किसी चीज में दिलचस्पी न लेना। अगर आपको मान लीजिए सेनापति बनाया गया तो आपका काम है ना कि सेनापति सैनिकों को एकदम मोटिवेट रखे, सैनिकों में क्या दिक्कत है, क्या, कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं।
सब के सब अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति के थे। जितने राजा के मंत्री थे, जो पदाधिकारी थे, सब दारू और पी के मस्त रहते थे। कोई राजपाट के काम में कोई मतलब नहीं। इसमें सिर्फ मंत्री नहीं थे, शासन तंत्र नहीं था, राजा खुद था, पादरी खुद थे, सामंत खुद थे और राजा के मंत्री खुद थे। मतलब ये चार जो थे ये मुख्य थे। अरे भाई, राजा मेन होता है, पादरी भी उसके बहुत करीब थे, सामंत भी करीब थे और मंत्रीगण इसके करीब थे। ये सब के सब कैसे थे? काम में दिलचस्पी नहीं लेते थे। और जब कोई राजा का मंत्री काम में दिलचस्पी नहीं लेगा, मान लीजिए आपको परिवहन मंत्री बना दिया जाए और आप एक को रास्ता मत बनाइए, रास्ते में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई पुल न बन, तो दिक्कत होगा नहीं होगा। तो फ्रांस की क्रांति में लोगों का सुस्त होना, विलासी होना और किसी मतलब शासन तंत्र में दिलचस्पी न लेना भी एक फ्रांस की क्रांति का क्या था? कारण था। अगला समझते हैं, प्रशासनिक अराजकता। अब जो शासन व्यवस्था बनाई गई थी वो दो तरीके से बनाई गई थी। एक तो राजा केंद्रीकृत करना चाहता था, मतलब एक केंद्र में राजा राजपाट करता था, लुई 16वां, और उसको प्रांत में बांट दिया गया था। फ्रांस कई प्रांत में क्या हुआ था? बटा हुआ था। हर प्रांत की अलग अलग विधि प्रणाली थी, यानी हर प्रांत का अलग अलग कानून था। ऐसे कुल 285 विधि कानून लागू थे उस समय फ्रांस में, अलग अलग स्टेट में। हर प्रांत का अलग अलग कानून था। पता चला कि अगर आप ऐसे फ्रांस में कहीं यात्रा कर रहे हैं, इस राज्य में गए तो टैक्स कुछ और देना है, यहां पहुंचे तो यहां टैक्स कुछ और देना है, यहाँ का नियम कानून कुछ और है, यहाँ का कागज कुछ और है, यहाँ का रुपया कुछ और है, यहाँ की मुद्रा कुछ और है, यहाँ तो प्रशासनिक अराजकता फैली हुई थी। तो इस प्रकार से प्रांत सरकार में 285 जो है विधि प्रणाली लगे हुए थे। विधि मतलब होता है कानून, प्रणाली मतलब होता है सिस्टम। 285 प्रकार के कानून थे अलग अलग स्टेट में। इस प्रकार से एक तो सरकार को कर देना पड़ता था और दूसरा जब प्रांत में जाइए उसका कर दीजिए। कहीं कर कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं एंट्री है, कहीं एंट्री नहीं है, कहीं मुद्रा ये चल रहा है तो कहीं मुद्रा अदर स्टेट में ये चल। तो प्रशासनिक अराजकता फैली थी। इससे व्यापारी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। ये भी फ्रांस की क्रांति का एक क्या बना? कारण बना। अगला देखते हैं, भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नौकरशाही का मतलब यह है कि राजा जो था लुई 16वां अपने शासनकाल में योग्यता के आधार पे अपने पदों का सृजन नहीं करता था। यानी अगर मंत्री को चुनना है तो योग्य होना चाहिए। जैसे मान लो लड़ाकू टाइप का है, अच्छा नीति है, कूटनीति है, तो उसको सेनापति बनाना चाहिए। ऐसा नहीं। जो राजा का चापलूस होता था, यानी कि जो राजा का करीबी होता था, उसे चापलूसी दे देकर मतलब जुगाड़ लगा के पद पे बैठाया जाता था। तो उच्च पदों पे योग्यता के आधार पर नहीं भर्ती किया जाता था। जो उच्च पद होते थे योग्यता के आधार पर नहीं, बस चापलूसी के आधार पर रखवा दिया जाता था। कोई मेरी एंतोइनस से चापलूसी करवा के रखवा देता था। सबसे ज्यादा पावर तो उसी के हाथ में था। सारा राजनीतिक फैसला कौन लेती थी? मेरी एंतोइनस, लुई 16वां की पत्नी। तो जिसके वजह से उच्च पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं होता था। तो ये भी फ्रांस की क्रांति में एक भ्रष्ट नौकरशाही व्यवस्था थी। अगला हम समझते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या? जैसे हमारे देश में मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपको बोलने की आजादी है, भारत में कहीं घूमने की आजादी है, अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बचाने की आजादी है। और सबसे बड़ी बात है, आपके मूल अधिकार को सरकार भी नहीं खत्म कर सकती है, कोई नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं सुप्रीम कोर्ट है। इस प्रकार से फ्रांस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या था? कमी था। कोई राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता था, कोई पादरी के खिलाफ नहीं बोल सकता था, कोई सामंत के खिलाफ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वहां पर एक कानून था जिसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। लेत्र द कासे ये एक कानून का नाम था, विधि का नाम था। ये किस प्रकार का था? तो रौलत एक्ट की तरह था, काला कानून। मतलब जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वारंट दिखाती है ना कि भैया आपने ये अपराध किया है, इसके लिए हम आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, ये हमारा मतलब राइट्स है, अधिकार है। वहां पे कानून पास कर दिया गया। जैसे इंडिया में रौलट एक्ट पास किया गया था, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया था, जिसको रौलट एक्ट। वैसे ही फ्रांस में लेत्र द कासे एक कानून बनाया गया था, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार करके ले जाके बास्तिल के जेल में डाल दो। तभी तो बास्तिल का जेल तोड़ा गया था ना।
तो ये था राजनैतिक कारण। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कारण। राजनैतिक कारण समझ में आ गया कि कौन कौन सा निरंकुश शासकों की वजह से, मैरी अंतवाइनेट के वजह से, अयोग्य राजाओं के वजह से, और फिर देखेंगे राजकीय अर्थव्यवस्था के वजह से, अकर्मण्य शासन तंत्र के वजह से, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऐसा कारण था, सामाजिक कारण, जो फ्रांस की क्रांति के लिए एक मुख्य कारण बना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।